स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सॉल्यूशन चैप्टर के छठे लेक्चर में। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे कल, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज में किन किन चीजों पर वो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो एक तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, दूसरा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और तीसरा प्रॉपर्टी जो था वो डिपेंड कर रहा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, मतलब दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन टाइप ऑफ सॉल्यूट। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा, दीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसी को कहते हैं, मैंने डिफाइन कर रखा है, इसको आप देख लीजिए। दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। साथ ही मैंने लिखा है नॉट ऑन टाइप ऑफ सॉल्यूट, टाइप ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1000 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम आयन, 100 पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम आयन, तो ये पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा। अब टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो आपको पढ़ना है कितने तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम लोग RLVP के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में आप कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा P अपॉन P नॉट से। तीसरी आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये तो बात हुई कि आपको यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हम बात कर रहे हैं क्या कि अगर इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना हो या इनको स्टडी करना हो तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी वांट ऑफ फैक्टर की। तो नोट पॉइंट में मैंने लिखाया है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वांट ऑफ फैक्टर शुड बी कैलकुलेट। तो वांट ऑफ फैक्टर है क्या? वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वांट ऑफ फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं, अगर आसान भाषा में पूछा जाए तो वांट ऑफ फैक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप सामान्यतः ये समझिए कि व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि एग्जांपल के तौर पर आपको अगर कहा जाए कि इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप किससे डिनोट कर रहे थे? पाई से। आपको अगर आई कैलकुलेट करना हो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में तो आप क्या लिखेंगे? पाई ऑब्जर्व्ड बाय पाई थ्योरेटिकल। ठीक है, तो पाई ऑब्जर्व्ड बाय पाई थ्योरेटिकल आप लिखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम ये कहें कि I इज इक्वल्स टू 1, अगर हम ये कहें कि I इज वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 1, तो ध्यान से देखो, अगर I को 1 कर देंगे तो पाई ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू पाई थ्योरेटिकल, दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, हो भी जाना चाहिए। I अगर 1 हो जाएगा तो पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू द पाई थ्योरेटिकल। और अगर हम ये बात कहें, अगर ये ऐसा केस हम लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू पाई थ्योरेटिकल। और अगर हम कहें कि I इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि पाई ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू पाई थ्योरेटिकल। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल नहीं है, I अगर 1 के इक्वल नहीं है तो ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल अलग अलग होंगे। और अगर I 1 के बराबर है कॉलिगेटिव, अगर आपको
वॉन्टो फैक्टर 1 के बराबर हो जाता है तो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर और थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। बात ये आती है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और व्हाट इज थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है ये समझिए। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है एक्चुअल, ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअल, और थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है एक्सपेक्टेड। हमने जो एक्सपेक्टेशन लगाया वो अगर आता है तो उसको हम लोग, एक्सपेक्टेशन को हम लोग क्या कहेंगे थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकली ही एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है। और जो ऑब्जर्व होगा एक्चुअली जो आएगा वो एग्जैक्ट होगा। तो पाई ऑब्जर्व्ड और पाई थ्योरेटिकल। अगर हम बात करते हैं, इसको आप नोट कीजिए और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे। तो नोट किया जाए इसको। तो कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहला केस है आपको डिसोसिएशन का। डिसोसिएट होने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का टूटना। तो जैसे अगर मान लो डिसोसिएट होने की बात हम कर रहे हैं, अगर कोई ए नाम का कंपोनेंट बी में कन्वर्ट हो रहा है और ए जो है एक है, एक से ये एन अमाउंट में टूट रहा है, जैसे एक चीज जो है एन अमाउंट में टूट रहा है, तो यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, एक चीज एन अमाउंट में टूट रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो आई इक्वल्स टू एन प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और अल्फा क्या है यहां पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बात करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अच्छा हमको एक बात बताइए कि अगर कोई चीज, ध्यान देने वाली बात क्या है, इससे हम क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है आसानी से, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बन सकते हैं। तो इससे बेसिक क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1, अगर ऐसा केस हुआ तो आप कह सकते हैं कि i इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि n इज ग्रेटर देन 1 देन i इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। और अगर i ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपने i के लिए क्या पढ़ा था, वांट ऑफ फैक्टर के लिए क्या पढ़ा था, ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल। तो आप ध्यान से देखिए तो हम क्या लिख रहे हैं, i इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल। मान लो अगर हम मोलर मास की ही बात कर रहे हैं तो मोलर मास ऑब्जर्व्ड बाय मोलर मास थ्योरेटिकल। इस केस में अगर हम i को कहें कि विच इज ग्रेटर देन 1 तो हम क्या कह सकते हैं कि मोलर मास थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑब्जर्व। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफ i इज ग्रेटर देन 1। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी चीज अगर टूटेगा तो एक से टूटेगा तो एक से अधिक ही बनेगा, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, एक से अधिक ही बनेगा। तो इस केस में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या होने वाला है, मोलर मास थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन मोलर मास। अच्छा ये किस केस में हो सकता है, तो केस इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, केस आप ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता हो, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। कंप्लीटली आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या होता है, 100% टूटने वाला, 100% टूट जाए। तो जो 100% डिसोसिएट हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, तो मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, या फिर सॉल्ट भी हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हम लोग किसको ले सकते हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो इस तरह के जितने भी होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे, ये एसिड हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात हम लोग करें तो किसको ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं। तो इस तरह के बेस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। इसको नोट करते जाइए, जो भी मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ उसको आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे तो इस तरह के एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं। और जो सॉल्ट होते हैं, आयनिक सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड हो गया,
या आप ले सकते हैं पोटेशियम सल्फेट हो गया। तो इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं दीज आर आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये सब आएंगे जिनके लिए आप 100% आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कंसीडर करेंगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको नोट किया जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, सॉल्ट हो गया। अब इसको आप पहचान के भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस फार्मूले पे आते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसी इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाता हो। अगर अल्फा 100% है, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना ले सकते हैं हम लोग, 1। कोई भी चीज 100% होगा उसको हम लोग 1 ले सकते हैं आराम से। अगर अल्फा का वैल्यू हम 1 लेते हैं, इफ, यहाँ ध्यान दीजिए, इफ अल्फा इक्वल्स टू 100%, मतलब उसको अगर हमने 1 लिया तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फार्मूले में एक बार पुट करो, आई का वैल्यू क्या आता है, आई इक्वल्स टू, कैलकुलेट करके देखो तो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो अगर हम अल्फा की जगह पर कितना रख दे, 1 रख दे, फाइनली कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू एन, आई इक्वल्स टू एन। अब आप ध्यान से देखिए, अगर i इक्वल्स टू एन आ गया तो इससे कई सारे सवाल आप बना सकते हैं और इजीली बन जाएगा। जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि HCl में, अगर आपको कह दिया n, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। n क्या है, n क्या है, कितने पार्ट में टूट रहा है, डिसोसिएशन कितना हो रहा है। तो हम लोग n अगर कैलकुलेट कर लें तो हम i भी बता सकते हैं उसके आराम से। जैसे आपको मान लो एक एग्जांपल दे दिया जाए, सपोज करो अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, सपोज कीजिए अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, एग्जांपल के तौर पे आपको अगर कहा जाए कि आपको आई कैलकुलेट करना है जी, आपको आई बताना है किसके लिए कितना होगा। सपोज करो पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं HCl, HCl के लिए आपको आई बताना है। तो आप एक बात बताइए कि HCl के लिए n कितना होगा, जितना n होगा उतना ही आई होगा। HCl के लिए n कितना होगा, तो HCl कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में। इसका मतलब इसके कितने पार्ट हुए, 2। तो 2 पार्ट हुए तो n इसका कितना होगा, 2। और चूंकि HCl एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब 100% डिसोसिएट होने वाला। तो यहाँ जितना n का वैल्यू होगा उतना ही I का वैल्यू हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप एक देखिए, अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि H2SO4, तो ध्यान से देखना, ये नहीं H प्लस और SO4 माइनस 2 है, इसे नहीं देखो। H2SO4 को देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि 2H प्लस आयन प्लस SO4 क्या प्लस SO4 माइनस 2, तो इसको हम आराम से ले सकते हैं। अब आप देखिए कितने पार्ट में टूटा है, 2 और एक 3 पार्ट में। कितने पार्ट में टूटा है, 3 पार्ट में। तो इसके लिए हम n का वैल्यू क्या लेंगे, 3, और I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि ये भी क्या है, H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि 100% डिसोसिएट हो सकता है। तो जो 100% डिसोसिएट होगा, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसको आप पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को नोट कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो जी देखिए ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की। केस 1 हम लोग कौन सा लिए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो सके, मतलब नॉट 100% डिसोसिएट। अल्फा इज लेस देन 100%। अगर अल्फा लेस देन 100% हम कर रहे हैं तो बात ध्यान देने वाली है, इफ अल्फा इज लेस देन 100%, इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज लेस देन 1। अल्फा इज लेस देन 1। अगर अल्फा लेस देन 1 है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आई कैलकुलेट करने जाइए। अगर आई आप इसके लिए कैलकुलेट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर, तो क्या आएगा, फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला आपके पास है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, यही है ना जी, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब इसका वैल्यू आप क्या रखेंगे, लेस देन 1। सपोज कीजिए अगर आप अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे, क्या होगा फाइनली कैलकुलेट करने के बाद, ध्यान से देखिए, इफ अल्फा इज लेस देन 1 तो क्या होने वाला है, अगर अल्फा लेस देन 1 होगा तो आई का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
आई इज ग्रेटर देन 1। करके देख लो, कैलकुलेट करने वाली चीज है, कैलकुलेट करके देख लो। अगर आप अल्फा ले लेते हैं लेस देन 1, अगर आप अल्फा ले लेते हैं लेस देन 1, तो ऐसी परिस्थिति में अगर अल्फा इज लेस देन 1, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज ग्रेटर देन 1। और अगर आई ग्रेटर देन 1 आया, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन देख ले लो, ये किस केस के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का पहचान क्या है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी होंगे दी ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप क्या ले सकते हो, HCl ले सकते हो। अगर एसिड की हम बात करते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, या फिर CH3COOH ले सकते हैं। दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड की बात अगर हम करते हैं तो। और अगर बेस की बात हम लोग करते हैं तो क्या, NH4OH। अगर सपोज करो बेस की बात करते हैं तो क्या ले सकते हैं, NH4OH। इस तरह के जो भी इलेक्ट्रोलाइट बेस होंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर किए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, उसको आप कैलकुलेट करके देखिए कि ये सही होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कैलकुलेट आई फॉर CH3COOH, सपोज कीजिए कैलकुलेट आई फॉर CH3COOH। अच्छा, इसके लिए क्या है, केस क्या है इसके लिए, इफ इट इज 10% आयोनाइज्ड, इफ इट इज 10% आयोनाइज्ड। 10% आयोनाइज्ड का मतलब क्या लोगे, अल्फा की जगह पर क्या आएगा, अगर 10% आयोनाइज्ड होगा तो अल्फा की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखो 0.1। अल्फा की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे अल्फा की जगह पर हम ले सकते हैं 0.1। क्यों, क्योंकि इसको दिया हुआ कितना, 10% आयोनाइज्ड। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहचानने का एक और बेसिक तरीका है क्या, कि अगर किसी भी केस में परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ तो 90%, 95%, परसेंटेज दिया हुआ है 80%, 60%, 50%, जो भी दिया हो, परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो ये मान के चलना है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही कंसीडर हम लोग कर लेंगे। नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि वो कैलकुलेट नहीं होगा, हो जाएगा आराम से, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 10% लेंगे और अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1। अगर अल्फा का वैल्यू हम 0.1 लेते तो अपने पास फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, I इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा। ध्यान दीजिए, अगर हम करें CH3COOH के तो टूटेगा कितने पार्ट में जी, 2 पार्ट में। CH3COOH कितने पार्ट में टूटेगा, तो इसके हम क्या ले सकते हैं, n कितना ले सकते हैं, 2। इसके लिए n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। अल्फा कितना आ गया आपके पास, 0.1। अगर इसको फाइनली आप कैलकुलेट करते हैं तो I का वैल्यू आपका कितना आने वाला है, कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो और कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। I इज इक्वल्स टू 1.1। अब देखो 1.1 आने का मतलब क्या है कि I इज क्या, ग्रेटर देन 1। I ग्रेटर देन 1 आ गया, किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर I ग्रेटर देन 1 आ गया, अब मान लो अगर हम मोलर मास की बात कर रहे होते तो मोलर मास थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑब्जर्व्ड, यहां आ जाता है। इफ I इज ग्रेटर देन 1, मान लो इन केस ऑफ मोलर मास, तो इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, I इज ग्रेटर देन 1, I इज ग्रेटर देन 1। और इसको हम लोग किसके बराबर लेके चलते हैं हमेशा, I को, तो I को हम लोग लेके चलते हैं बराबर किसके, I इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑब्जर्व्ड बाय मोलर मास थ्योरेटिकल। तो अगर यही 1 से ज्यादा है तो क्या आने वाला है, मोलर मास थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, नोट कीजिए।